नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 2, यानी कि पाठ 2 ही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पाठ 1 जो था हमने कविता लास्ट सेशन में कंप्लीट कर ली थी, जिसका नाम था हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो आपको मैंने बताया कि जो हमारी पाठ्य पुस्तिका है बसंत, इसमें आपके दोनों ही खंड हैं, यानी कि आपका गद्य खंड भी है और आपका काव्य खंड भी है। जो आपका गद्य खंड होता है उसमें आपकी, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग विधाओं में आपके चैप्टर्स लिखे हुए होते हैं। जैसे कहीं पर कहानी विधा में, कहीं पर यात्रा वृतांत के रूप में, कहीं पर संस्मरण के रूप में, कहीं पर निबंध के रूप में, कहीं पर उपन्यास के रूप में, कहीं पर आत्मकथा के रूप में। तो इस तरह से बहुत सारे एक तरह से विधाएं होती हैं जिनमें चैप्टर्स को लिखा जाता है। और दूसरी जो आपको मैंने बताया था गद्य काव्य खंड, तो इसमें भी अलग अलग विधाएं होती हैं लिखने के लिए। कोई कविता होती है, कोई गजल होती है, कोई शायरी होती है, कोई पद होते हैं, कोई सवैये होते हैं। तो इस तरह से हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था वो एक कविता थी जो कि काव्य खंड के अंतर्गत आता है। और ये चैप्टर जो है ये हमारा एक तरह से निबंध के तौर पर इसको यहाँ पर लिखा गया है। इसमें हिमालय की बेटियां यानी कि नदियों के बारे में बताया है कि जो इनको हिमालय की बेटियां कहा है। क्यों कहा है हिमालय की बेटियां, अब हम इसको यहाँ पर पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा ये चैप्टर है, काफी कुछ आपको सीखने को यहाँ पर मिलने वाला है। तो आज हम इसको यहाँ पर इस तरह से पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कुछ पिक्चर्स के साथ भी इस चैप्टर को पढ़ाऊंगी, तो आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो देखिए, क्योंकि हमारी कोई भी चीज छूट ना जाए, जैसे चैप्टर मैंने बताया काफी मजेदार है, तो इसीलिए हम इसको सबसे पहले इस तरह से आपकी ही पाठ्य पुस्तिका से एक बार रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं, अभी तक मैंने उन्हें दूर से ही देखा था। वो कहते हैं कि अभी तक मैंने इन्हें दूर से ही देखा था, बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में ही खोई हुई सी लगती है। वो कहते हैं कि ये किस तरह के प्रतीत हो रही है। ऐसा ऐसा लग रहा है कि मैंने उन्हें जब दूर से देखा तो ऐसा लग रहा था कि बड़ी ही शांत, बड़ी ही गंभीर और सिर्फ अपने आप में ही खोई हुई सी लगती है। और कैसी लग रही है, किसी संभ्रांत महिला सी लग रही है। संभ्रांत महिला यानी कि जो एक सभ्य महिला होती है, संभ्रांत महिला होती है, उनकी तरह लग रही है। और उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। होता है ना, जैसे परिवार में कोई बड़ी दादी होती हैं या ताई जी होती हैं या बुआ होती हैं, जिनका सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, मान करते हैं। और एक तरह से उनको ये मान और सम्मान क्यों मिलता है, क्योंकि वो शुरुआत से ही हर चीज में बड़ी ही गंभीर होती हैं, शांत होती है और एक अपने उनके डिसीजन होते हैं, अपने निर्णय पर टिकी रहने वाली होती हैं। यानी कि उनका व्यक्तित्व जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इस तरह से सभी उनका क्या करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। और उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी, मामी की गोद की तरह उनकी धारा में मैं डुबकियां लगाया करता था। जिस तरह से माँ की गोद होती है, यानी कि अगर आपको सुकून चाहिए, अगर आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, तो आप अगर अपनी माँ के पास थोड़ी देर बैठ जाएंगे तो आपको जो सुकून मिलेगा, तो वही वो कहते हैं माँ की, दादी की, मौसी की, मामी की गोद जो होती है, जहाँ पे बच्चा बहुत ज्यादा एक तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और उसको बहुत ज्यादा शांति का अनुभव होता है। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल उसी तरह से संभ्रांत महिला, देखिए मैंने बताया कि आपकी बुआ हो सकती है, आपकी दादी हो सकती है, आपकी चाची हो सकती है, नानी हो सकती है, आपकी ताई जी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, कोई भी हो सकता है।
तो वो कहते हैं कि उनकी धारा में मैं डुबकियां लगाया करता था। मतलब जिस तरह से किसी इंसान को सुकून मिलता है, तो इसी तरह से वो कहते हैं कि मैं उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। वो कहते हैं परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, यानी कि हिमालय की यात्रा उन्होंने जब की, हिमालय के कंधे पर चढ़ना यानी कि चोटी पर पहुंच जाना, हिमालय की चोटी पर पहुंचना। तो कहते परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। वो तो कुछ और रूप में ही सामने थी, यानी कि आज तक उन्होंने सिर्फ उन्हें मैदानी क्षेत्रों में देखा था। देखिए ये डिफरेंस, ये अंतर देखिएगा कि किस तरह से एक नदी जो होती है जब वो मैदानी क्षेत्रों में प्लेन्स में जब वो बहती है तब किस तरह की वो होती है, और जब वो मैदानों पर होती है तब वो किस तरह की होती है। तो वो कहते हैं अभी तक मैंने उन्हें केवल दूर से देखा था, वो मुझे बड़ी ही गंभीर और शांत और अपने आप में ही खोई हुई लगती थी। और लेकिन कहते हैं परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, यानी कि मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ना, यानी कि कहाँ से होता है सारी नदियों का उद्गम, कहाँ से आती है सारी नदियां, नदियां बनती कहाँ से हैं, सब पहाड़ों से आती हैं, हिमालय से आती हैं। क्योंकि धीरे धीरे जो हिम होते हैं, हिम शिखर होते हैं, वो धीरे धीरे पिघलते रहते हैं, और इस तरह से वो जो पानी होता है वो एक नदी का रूप धारण करता है। बहुत सी धाराएं जो है आपस में मिलती हैं और फिर वो एक बड़ी नदी का रूप धारण करके मैदानी क्षेत्रों की तरफ बह जाता है। तो जब मैं इस बार हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और ही रूप में सामने थी, यानी कि जिस तरह से मैंने उन्हें वहां पर देखा था। अब देखिए ये हिमालय की बेटियां कहने का क्या मतलब है, हिमालय की बहू क्यों नहीं कहा, या एक तरह से बहन क्यों नहीं कहा, या कुछ और क्यों नहीं कहा, हिमालय की बेटियां ही क्यों कहा। अभी आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है इस चीज को कि जब उन्होंने उन्हें हिमालय पर देखा, ठीक है, अभी तक उन्होंने शहरी क्षेत्रों में देखा था जहां वो बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई दिखाई देती थी, लेकिन जब उन्होंने उन्हें हिमालय पर देखा तो वो कुछ अलग ही रूप में सामने थी। वो कहते हैं मैं हैरान था क्योंकि वो रूप कैसा था, वह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। ये जो दुबली पतली गंगा है, यमुना है, सतलज है, जब ये समतल मैदानों पर बहती है तो ये इतनी विशाल कैसे हो जाती है, इतना बड़ा रूप कैसे धारण कर लेती है, इनका उछलना कूदना ये सब कहाँ चला जाता है। तो देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पर बात बताई गई है कि वो कहते हैं मैं हैरान था कि इतनी दुबली पतली गंगा, इतनी दुबली पतली यमुना, इतनी दुबली पतली सतलज जब मैदानों में जाती है तो ये इतनी विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगिमा, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। अब देखिए आपने ध्यान दिया होगा कि पहाड़ों पर जब नदी उतरती है, ठीक है, पहाड़ों पर जब नदी उतरती है तो कितना शोर होता है, यानी कि काफी दूर से आपको पता चल जाता है कि जरूर आसपास कोई नदी है, कोई झरना है या कोई जल स्रोत है। क्योंकि जहां से पानी बह रहा होता है, जहां से पानी आ रहा होता है, वो बिल्कुल तेजी से गिर रहा होता है ऊपर से, और काफी पत्थरों से टकराता है, पहाड़ों से टकराता है, और जिससे तेजी से आते हुए वो कलकल छल छल की आवाज जो है वो आती रहती है। तो वो कहते हैं इनका खेलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगिमा, इनका उल्लास जब ये मैदानी क्षेत्रों में आती है तो कहाँ गायब हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूं, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर उन्होंने एक बेटी की तुलना की है, इसीलिए उसको हिमालय की बेटियां कहा है। तो वो कहते हैं कि जब मैं किसी लड़की को देखता हूं, यानी कि किसी लड़की को मैं देखता हूं तो तब मेरा ध्यान थोड़ी देर के लिए अटक जाता है।
क्यों अटक जाता है? वो कहते हैं तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना इन बेटियों की बाल लीला को देखकर होता है। यानी कि मैं किसी बेटी को देखता हूं तो तब जाकर भी मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता, लेकिन जितना कि मुझे इन बेटियों की बाल लीला को देखकर होता है। कहाँ भागी जा रही है ये? कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन किया हुआ है? यानी कि किस लक्ष्य के लिए ये इतना बेचैन है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी, अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय इतना ही अतृप्त है तो कौन होगा जो इनकी प्यास को मिटाएगा? कौन होगा जो इनकी प्यास को मिटा सकेगा? तो देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं यहाँ पर। अब देखिए जो हिमालय की बेटियां हैं उनकी तुलना यहाँ पर, जो नदियां हैं उनकी तुलना जो है हिमालय की बेटियां उनको कहा है, तो उनकी तुलना जो है बेटियों से की है। जिस प्रकार जो है जब बेटियां अपने मायके में होती हैं, अपने पिता के घर में होती हैं, तो वहां पर उनके लिए किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होती। किसी भी प्रकार के लिए उन पर वो खेलती हैं, हंसती हैं, उछलती हैं, कूदती हैं, खिलखिलाकर हंसती हैं। यानी कि हर तरह के एक्सप्रेशन वो दे सकती है कि उनको अगर गुस्सा आ रहा है तो वो अपना गुस्सा भी जाहिर करती हैं, अगर उनको हंसी आ रही है तो वो अपनी हंसी भी खिलखिलाकर हंसती है, अगर उनको काम नहीं करना तो उस चीज के लिए भी वो धड़ल्ले से मना कर देती है, अगर उनको एक तरह से किसी भी चीज के लिए किसी चीज की आवश्यकता है तो उसके लिए भी वो एकदम से कह देती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये जब मैदानी क्षेत्रों में जाती है, यानी कि जिस प्रकार जब बिटिया अपने ससुराल चली जाती है, अपने पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर चली जाती है, तो वहां पर क्या होता है, वो अपना जो बचपन होता है, अपने जो बचपन की जो चीजें हैं वो भूलकर अब वो एक सभ्य और एक संस्कृत जो बहू बन जाती है। अब वो हर चीज जो है बिल्कुल एक तरह से अगर हंसना, बोलना, गुस्सा दिखाना या किसी भी तरह की जो चीजें हैं उनमें एक अलग ही चेंज, एक अलग ही बदलाव आ जाता है। काफी ज्यादा सहनशीलता, काफी ज्यादा शांति, काफी ज्यादा शांत, काफी एक तरह से चीजें उनमें आ जाती है। तो वो कहते हैं कि तब भी मेरा कौतूहल और विस्मय इतना ज्यादा नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर होता है कि आखिर ये कहाँ भागी जा रही हैं। ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन किया हुआ है? और अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर, हिमालय जो है सबसे ऊंची चोटी है हमारे पूरे भारत में, तो अपने महान पिता का इतना विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त है, तो फिर कौन है जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर अधिकताएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका निकेतन, ऐसा है इनका निकेतन। निकेतन का अर्थ होता है धाम, धाम का अर्थ होता है घर, ऐसा है इनका घर। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, यानी कि जो जहां पर बर्फ से जो कुछ भी नहीं उगता, क्योंकि हमेशा बर्फ रहती है तो कोई भी पेड़ पौधा नहीं उग पाता, यानी कि जो जमीन में पेड़ पौधे होते हैं वो जल जाते हैं, ठीक है। और धीरे 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 वो बर्फ पिघल कर नदी बनकर छोटी छोटी नदियों के रूप में, छोटे छोटे झरनों के रूप में, छोटे छोटे जल स्रोतों के रूप में वो एक तरह से बहने लगती है। और वो कहते हैं कि छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, और जो वहां पर पहाड़ों से लगी हुई छोटी छोटी घाटियां होती हैं उनमें भी ज्यादा पेड़ पौधे नहीं होते, उनमें भी छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं। बंधुर अधिकताएं, बंधुर की अधिकताएं होती है, सरसब्ज उपत्यकाएं होती है। तो ऐसा है इनका निकेतन, ऐसा है इनका घर, जहां से ये निकलती है, जहां ये रहती है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो फिर देवदार,
चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातों को याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो वो कहते हैं कि अपनी इस जहां से बर्फ ही बर्फ जहां है वहां से निकल कर जब ये आती है तो फिर खेलते खेलते अपने घर से जब ये थोड़ा दूर और निकल जाती है तो फिर इन्हें मिलते हैं देवदार के पेड़, चीड़ के पेड़, सरों के पेड़, सफेदा, चिनार, कैल के जंगलों में जब ये पहुंचती है तो वहां पर शायद इन्हें अपनी पुरानी बातें याद आती हैं, अपने पुरानी बातों को याद करने का मौका मिल जाता होगा, यानी कि थोड़ा बहुत बर्फ और मिल जाती है। ठीक है ना। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। कौन जाने वो बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सर ढूंढता होगा, कितना परेशान रहता होगा कि ये इतनी चंचल हैं, इतनी नटखट हैं, और कितना ज्यादा दुखी रहता होगा कि ये हमेशा जो है घर से बाहर चली जाती हैं खेलने के लिए, घर से बाहर निकल जाती हैं। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पछिए तो उत्तर पूछिए, तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर अगर आप पूछेंगे तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और कुछ नहीं है, क्योंकि वो इतनी बड़ी चोटियां हैं कि वहां पर जो है किसी का भी सरवाइव कर पाना मुश्किल होता है। इसीलिए वहां पर बहुत ज्यादा सन्नाटा है, बहुत ज्यादा मौन है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, जब इन दोनों नदियों का नाम जब हम सुनते हैं तो इनको सुनते ही रावी, सुनते ही क्या होता है कि जैसे हमने कहा रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, तो इतनी सारी बेटियां, यानी कि छोटी बड़ी जितनी भी बेटियां हैं अलग अलग, वो सारी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। क्यों? क्योंकि सिंधु और ब्रह्मपुत्र इतनी बड़ी नदियां हैं जो इन सब नदियों को अपने अंदर समाहित कर लेती हैं, इन सभी नदियों का मेल होती है। ठीक है ना। तो इसीलिए कहा कि जब हम इन दोनों नदियों का नाम लेते हैं तो इतनी सारी नदियां जो है छोटी बड़ी हिमालय की जितनी बेटियां हैं वो सब जो है आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है वो स्वयं कुछ नहीं है, अपने आप में कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महान नदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। क्या कहा कि ये दोनों स्वयं में कुछ नहीं है, अपने आप में कुछ नहीं है, बल्कि ये तो दयालु हिमालय के पिघलते हुए हृदय की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठी होकर इन महानदों में एक तरह से इनमें मिलकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। यानी कि जितनी भी छोटी बड़ी नदियां हैं वो सब आकर इन दोनों में मिल जाती है और समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। कितना सौभाग्यशाली है वो समुद्र, कितना सौभाग्यशाली है वो समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। कितना सौभाग्यशाली है वो समुद्र कि जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने को मिला, जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा। अब देखिए यहाँ पर हिमालय को जो है पिता कहा है, नदियों को बेटी कहा है और समुद्र को दामाद बताया है, क्योंकि वो अपने बचपन में
अपने घर में रहती है और उसके बाद वो होती हुई अपने पति के घर यानी कि अपने समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो यहाँ पर बताया है कि जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो कभी जो है पहाड़ों पर, क्योंकि जिनका परमानेंट घर जो है मैदानी क्षेत्रों में है और वो कभी पहाड़ी क्षेत्र जिन्होंने कभी नहीं देखे हैं, यानी कि जिन्होंने कभी भी इन नदियों को मैदानों में ही केवल देखा होगा, तो उनके ख्याल में शायद यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां, यानी कि उनके दिमाग में ये बात कभी नहीं आएगी कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये नदियां जो हैं कैसे खेलती हैं, कैसे हंसी ठिठोली करती हैं, कैसे किलकारियां मारती हैं, कैसे उछल कूद करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, क्योंकि पहाड़ियों के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा नई नहीं है। वो हमेशा से ये चीजें देखते आ रहे हैं, हमेशा से इन चीजों को अनुभव करते आ रहे हैं। तो ये माँ बाप की गोद में पहाड़ों को क्या कहा है, उन नदियों को माता, उन नदियों का माता पिता कहा है। तो माता पिता की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप भले ही पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक ना हो। देखिए, अगर आप पहाड़ी हैं, अगर आपने हमेशा हमेशा पहाड़ देखे हैं, पहाड़ की नदियां देखी हैं, पहाड़ के झरने देखे हैं, पहाड़ के नदी नाले गधेरे देखे हैं, तो यदि आप कभी मैदानी क्षेत्रों में नदियों का रूप देखोगे तो आप बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाओगे कि कम से कम मुझे लगता है काफी ज्यादा चौड़ी होती हैं जो मैदानी क्षेत्रों की नदियां होती हैं, ठीक है, और काफी ज्यादा गहरी भी होती है और उनमें कभी भी एक तरह से कोई बड़ा पत्थर या कुछ नहीं होता। जो पहाड़ों पर नदियां होती हैं वो तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे नहरों के नालों के रूप में, गधेरों के रूप में, झरनों के रूप में वो निकलती है और उसके बाद भी वो कल छल छल करती हुई आगे बढ़ते रहती हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं कि पहाड़ी लोगों के लिए भले ही ये रूप आकर्षक ना हो, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ भी झिझक मुझे बिल्कुल नहीं होती है। वो कहते हैं कि पहाड़ियों को भले ही ये चीजें आकर्षित ना करें, लेकिन मुझे तो उसने इतना आकर्षित किया कि मैंने समुद्र को, हिमालय को पिता यानी कि हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं की, क्योंकि मैंने उनके शुरुआत से लेकर एंड तक का पूरा रूप देख लिया है कि किस तरह से वो कल छल छल करती हुई, किलकारियां करती हुई, हंसी ठिठोली करती हुई, उछल कूद करती हुई अपने घरों में खेलती है और उसके बाद वो आगे एक संभ्रांत महिला की तरह शांत गंभीर हो जाती है और जाकर समुद्र में मिल जाती है। इस तरह से वो कहते हैं कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। कालिदास का जो विरही यक्ष था उसने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती अर्थात बेतवा नदी, वेत्रवती जिसे कहते थे संस्कृत में, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। कालिदास ने विरही यक्ष से क्या कहा था कि तुम बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। वो कहते हैं कि ये बात मुझे इन चंचल नदियों को देखकर अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों की सचेतन रूपक ही पसंद था, यानी कि उसे प्रेयसी बताया है, बेतवा नदी को उन्होंने यक्ष की प्रेयसी बताया है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि शायद
उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप ही पसंद था। यानी कि जिस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से मानवीयकरण कर दिया एक नदी का, एक बेटी उसे बता दिया है कि किस तरह से उसका व्यवहार मायके में होता है, किस तरह का व्यवहार उसका ससुराल में होता है। तो बिल्कुल जब उन्होंने प्रेयसी उसे कहा है तो वो कहते हैं कि उस महान कवि ने भी उस महान कवि को भी शायद नदियों का सचेतन रूप ही पसंद होगा। दरअसल जो भी नदियां पहाड़ की घाटियों से निकलती है और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में समतल मैदानों में जाती है, तो वो दोनों उसको जुदा जुदा शक्लों में दिखेंगी। यानी कि वहां पर कुछ और थी और यहाँ पर कुछ और है, ठीक है ना। तो इस तरह से वही इंसान इस नतीजे पर पहुंच सकता है। यानी कि जिसने पहाड़ की नदियां भी देखी हैं, जिसने मैदान की नदियां भी देखी हैं। अब देखिए जिसने केवल पहाड़ की नदियां देखी है वो ये नहीं कह सकता, क्योंकि उसको लगता होगा कि शायद नदियों का रूप होता ही ऐसा है, ठीक है ना। उसके लिए तो नदियां होती ही ऐसी है। जो शहर में रहता होगा, जो मैदान में रहता होगा, मैदानी क्षेत्र में रहता होगा, जिसने कभी पहाड़ नहीं देखा होगा, उसको लगता होगा कि शायद यही नदियों का रूप होता है, शायद नदी कहते ही इसे है, शायद नदी यही होती है, ठीक है। तो वही इंसान इस चीज को कर सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है, अंतर बता सकता है, जो कि इन दोनों जगहों पर गया हुआ हो, जिसने इन दोनों जगहों का अनुभव लिया हो। वो कहते हैं कि इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता क्यों कहा है? देखिए, क्योंकि जैसे कि आप देखिए, यहाँ से मैं एक नई चीज आपको बताऊंगी। आपको पता है हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है, ठीक है ना। यहाँ पर हम बहुत सारा अन्न राशन उगाते हैं, सारी चीजें उगाते हैं, लगभग सब कुछ उगाते हैं। लेकिन इन सब चीजों के लिए क्या जरूरी होता है? कृषि के लिए क्या जरूरी होता है? जितनी भूमि जरूरी होती है उतना ही उसके लिए सिंचाई के लिए पानी जरूरी होता है, ठीक है ना। उर्वरक जरूरी होते हैं। अगर पानी नहीं डालेंगे जमीन सूख जाएगी, आप कितने भी उर्वरक डालो कोई भी आपका अनाज नहीं उगेगा। तो ये एक तरह से हमारा पालन पोषण करने वाली है। हम देखिए, हम पानी को पीते भी हैं, हम नहाते धोते भी हैं, हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, हम अपने खेतों में सिंचाई करते हैं, अपने जानवरों को पिलाते हैं। यानी कि एक तरह से जो कहावत है कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, तो ये बहुत एक तरह से सार्थक है। तो यहाँ पर इसीलिए काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता यानी कि इस संसार की माता, सब लोगों की माता, जनमानस की माता, जितने भी लोग हैं सबकी माता, क्योंकि वही हमारा पालन पोषण करती हैं, वही हमें जो है एक तरह से यहाँ तक पहुंचाती है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? इन्हें अपनी माता बनाने से पहले यदि हम इन्हें अपनी बेटियों के रूप में या बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? और थोड़ा सा आगे चलिए, इन्हें अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा? क्योंकि वो समुद्र में जाकर मिल जाती है, उसे समुद्र की प्यास है, तो अगर हम इसे प्रेयसी कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, वो है बहन का स्थान। तो देखिए, इस तरह से जितनी भी नदियां हैं उन्हें माता, बहन, बेटी, बहू, प्रेयसी का स्थान दिया हुआ है। और आपको लग रहा होगा कि चैप्टर जो है हिमालय के बारे में है, तो आगे अभी बहुत सारी चीजें इसमें शेष हैं कि किस तरह से यहाँ पर इन्हें हिमालय की बेटियां क्यों कहा है, ये काफी हद तक हमने बता दिया है। तो घर पर एक बार चैप्टर को पढ़ें और बाकी के टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। कोई भी डाउट लगता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।